हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। हम यहाँ पे क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर करवा दिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर से उसे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे हमने लास्ट टाइम में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था और परिवर्तन के नियम भी पढ़े थे। हमने आपको बहुत सी चीज़ें उसमें बताई है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, आगे हम प्रकाश के परिवर्तन से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। हमने वहाँ पे भी किया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देखिए, इसके बाद आप इसे भी देखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँ। ठीक है, चलिए। तो हमने कल पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सरफेस पे टकराती है तो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, यानी अभिलंब के साथ जो आपतित किरण का जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और जो परावर्तित किरण का नॉर्मल के साथ बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उससे बेस्ड और बताया था कि आपतन कोण यानी कोण I इक्वल टू कोण R होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं कि जब लाइट क्या हो रही है कि किसी प्लेन सरफेस पे क्या होती है, लंबवत आके टकराती है, यानी कि उस सरफेस के परपेंडिकुलम आके टकराती है, तो आपको बता दूं कि वो लाइट क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, तो परावर्तन के नियम से होगा, क्योंकि कोण I बराबर कोण R होता है। तो हमें पता है कि ये नॉर्मल जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलम होता है। देख रहे हैं कि आपतन कोण अन्य आपतित किरण नॉर्मल के साथ 0 अंश का कोण बना रही है, यानी कि थीटा बराबर 0 अंश बना रही है। यानी कि कोण I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब कोण I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली कोण R की वैल्यू 0 हो जाएगी। परावर्तन कोण की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि लाइट आएगी फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने नोट्स लिखवा दिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें I की वैल्यू ज्ञात करनी है और R की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले आपको बता दूं, पहले एक ये नॉर्मल खींचिए। ठीक है, पहले खुद से आप ट्राई करिए एक बार, ये एंगल I और ये R आपको निकालना है, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए बताता हूँ। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल अभिलंब होता है, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमें I ज्ञात करना और ये R फाइंड आउट करना है। तो बता दूं कि ये अगर 60 अंश का है, देखिए यहाँ पे हमने खींच दिया एक लाइन। ठीक है, एक चूंकि थी यहाँ पे पालिश हमने मारी तो लाइट तो आएगी नहीं, लेकिन हमने एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है भाई, तो आप इसे ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये 60 अंश का है, तो बताओ कि ये और ये कितना होगा। तो आपको बता दूं कि एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन कितने अंश की होती है, ऐसी है ना, ये ऐसी लाइन है, तो ये कितने अंश की होगी, एक सीधी लाइन 180 अंश की होती है। ये तो आप क्लास 8, 2, 4, 5 में पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, है कि नहीं। जो बताओ ये 180 अंश की है तो ये 60 अंश का है, तो ये टोटल कितने का होगा बताओ, ये टोटल कितने का होगा, 120 अंश का होगा ना, 120 अंश का। ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का केवल। अब बताओ इसी में तो हमारा कोण I कोण R है, और हमें पता है कि कोण I बराबर कोण R होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम से, है कि नहीं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये I है, ये R है, यानी कि I बराबर R होगा, I बराबर R होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 2R, लिख सकते हैं कि नहीं। ये I है, ये भी I है, ये देखो ये I है और ये भी R है, तो लेकिन I बराबर R होता है, तो हम लिख सकते हैं दोनों को ना, या तो ये दोनों को लिख सकते हैं I तो हो जाएगा 2I हो जाएगा, या R 2R हो जाएगा। यानी कि 2R बराबर हम कर सकते हैं 120 अंश, है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों कितना 120 अंश के। अब बताओ 2 से डिवाइड करो,
आर बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंश की हो जाएगी। जब आर की वैल्यू 60 अंश की हो जाएगी तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी 60 अंश हो गई जाएगी, तो आई की वैल्यू भी तो 60 अंश हो जाएगी, है कि नहीं। यानी कि ये हमारा कितना है 60 अंश है, तो ये भी कितना है 60 अंश हो गया। अच्छा, बोल देता है कि बताओ कि रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है आपतित किरण कितने अंश का कोण बना रही है, तो कितने अंश का कोण बना रही है। आपको पता है कि ये जो नॉर्मल होता है सरफेस के परपेंडिकुलम होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया है ना, देखो 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। अगर ये 30 अंश है तो ये भी तो 30 अंश हो सकता है, हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो आप आराम से उसे कर लोगे, ठीक है भाई। चलिए अब हम आगे का डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने वहाँ पे नोट्स पहले लिखवाए, उस नोट्स को पहले आपको बता देते हैं, ठीक है। परावर्तन, ठीक है, चलिए बता दें। परावर्तन के पश्चात चाल, तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती हैं, जबकि इंटेंसिटी बदल जाती है, तीव्रता, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि जब परावर्तन होता है ना, जब प्रकाश का परिवर्तन होगा, देखिए जब प्रकाश का परिवर्तन होगा, ठीक है, ये जब प्रकाश का परिवर्तन जब होता है ना, तो इसकी जो चाल है, इसकी चाल है ना, आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है लाइट, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल है उसकी चाल चेंज नहीं होती है, ना ही उसकी आवृत्ति और ना ही तरंगदैर्ध्य, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको कभी दूसरे लेक्चर में आवृत्ति तरंगदैर्ध्य के बारे में बता दूंगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है उसमें हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। तो एक बार और, ठीक है, तो कभी बाद में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बोल देगा कि बताओ कि परावर्तन के पश्चात चाल और तरंगदैर्ध्य बदलती है कि नहीं, तो आप कहोगे कि नहीं बदलती है और ना ही आवृत्ति परिवर्तित होती है। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी सरफेस पे लाइट मारते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के, मतलब जितना ज़्यादा उजाले के साथ जा रही है, हो सके रिफ्लेक्शन के पश्चात उतने उजाले के साथ वापस ना आवे। क्यों कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा होता है माने परावर्तित होता है, एक होता है परिवर्तित होता है पहला, दूसरा होता है अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब कि लाइट पार कर जाती है, ठीक है, और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन होता है। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए अब देखो, यदि प्रकाश की किरण पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पाथ में वापस लौट जाती है। जो चीज़ें हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको ऐसे करवाया है, ठीक है, वही चीज़ें हमने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया, ठीक है। आप इसे हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ पढ़ेंगे अब प्रतिबिंब के बारे में, इमेज। आपने प्रतिबिंब के बारे में बहुत ही सुना होगा, ठीक है। हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होती है, डिफिनेशन लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या पालिशदार सतह से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह प्रतिबिंब, तब वहाँ पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। समझे? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है, जो आपने घर में देखा ना प्लेन मिरर होता है, जिसमें आप चेहरा वगैरह देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, हाँ प्लेन मिरर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इससे लाइट आ रही है, माने कोई सोर्स से या कोई आदमी खड़ा है वहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। ये आने के पश्चात यहाँ टकरा रही है, टकराने के पश्चात फिर यहाँ पे देखिए आपस में मिल रही है। देखो इमेज बनाने के लिए दो चीज़ें, दो रेज हमेशा, दो रेज आपस में कहीं वास्तव में काटती हों या तो आभासी काटती हों, तभी इमेज का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 रेज आपस में एक्चुअली काट रही हैं,
रियल में काट रही हैं, वास्तविक काट रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रियल इमेज बना, देखो जब वही हमने डिफिनेशन बोला है कि जब आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या परिवर्तन ये परिवर्तित होना है, परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं या वास्तव में काटती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार के हैं, एक होता है रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल, माने एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक रिफ्लेक्शन के पश्चात आपस में काटती हैं तो वहाँ पे के पश्चात आपस में काट रही हैं, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वो सब हमने लिखवाया है। और वर्चुअल इमेज क्या होगा, जब आभासी काट रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वे प्रतिबिंब जो अपवर्तन या परावर्तन के, देखिए यहाँ पे अपवर्तन वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे परावर्तन यूज है। अभी हम परावर्तन के बारे में दो तरीके से इमेज बनता है, एक अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन में क्या होगा कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्रॉस करके चली जाएगी, तो वहाँ पे जब क्रॉस करके जाएगी तो वो क्या होगी, वो जो लाइट है वहाँ पे जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे दो लाइट वहाँ पे इमेज का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वे प्रतिबिंब जो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए हमने फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाली किरण है, ठीक है, आ रही है, कोई बॉडी खड़ी है, ठीक है, कोई आदमी खड़ा, वहाँ से लाइट आ रही है, टकराने के पश्चात देखिए ये वास्तव में आपस में मिल रही है, देखो वास्तव में आप मिल रही है ना, तो वास्तव में जब मिलेंगी तो कौन सा इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में देखो यहाँ पे लाइट आई, यहाँ से पास होगी नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी लाइट हमने एक ड्रॉ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन का मतलब लाइट क्रॉस कर गई, तो लाइट क्रॉस जब कर रही है तभी तो देखो लाइट दो क्रॉस आपस में कट रही है, तभी तो इमेज बनेगा, दो तरीके से इमेज मैंने जो बताया आपको। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है, समझे। जैसे कि ये इसमें लिख देखो, बहुत अच्छा है, ये हमारा है अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आई, टकराने के पश्चात यहाँ पे आके मिल ली, तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कटती हैं या दो से अधिक, तो वहाँ पे क्या होता है, इमेज का निर्माण होता है। तो वास्तव में काट रही थी तो जैसे रियल इमेज है, वास्तव में नहीं काटती तो रियल इमेज नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन है, उत्तल दर्पण, सब आपको बताएंगे, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण है, ठीक है। देखो यहाँ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन के पश्चात देखो वापस जा रही है, ठीक है, ये लाइट आई रिफ्लेक्शन के पश्चात, तो लेकिन रिफ्लेक्शन के पश्चात जो लाइट वापस जा रही है वो हमें इमेजिनरीली यहाँ पे मिला रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इमेजिनरी हम यहाँ पे मिला रहे हैं। तो यहाँ पे जब इमेजिनरी लाइट मिल रही है रिफ्लेक्शन के पश्चात, तो वहाँ पे कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, माने कि आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए फिर से आपको बताते हैं यहाँ पे, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, वे प्रतिबिंब जो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ। जब लाइट, सिंपल से देखिए, सिंपल से ये समझिए, जब लाइट अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जब एक्चुअली में लाइट एक दूसरे के कट करेंगे, रियल में कट करेंगे कि आपको दिख रहा है कट कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी होगा, आभासी का मतलब ऐसे, देखिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट जा रही है तो वापस देखिए आभासी हमने यहाँ पे मिलाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल इमेज माने आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण में हमने देखा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपने घर में जो शीशे लगे होते हैं उसमें जो प्रतिबिंब वो जो होता है ना, वो कैसा होता है,
वर्चुअल इमेज होता है। देखो वर्चुअल इमेज, देखो यहाँ पे प्लेन मिरर, ठीक है, यहाँ से लाइट गई, देखिए लाइट गई, ठीक है, ये लाइट क्या होगी, परपेंडिकुलम गई है, तो परपेंडिकुलम गई है तो जिधर गई है उधर से वापस आ गई, तो इसको जो वापस लाइट आ रही है उसे हमें इमेजिनरी क्या कर रहे हैं, इधर ला के यहाँ पे पॉइंट किए, ठीक है, ये लाइट गई, ये लाइट ऐसे गई, ठीक है, और टकराने के पश्चात ये नॉर्मल उसके लिए हो गया, ये कैसा हो गया, नॉर्मल उसके लिए हो गया, इस लाइट के लिए, तो लाइट की, तो ये लाइट देखो, इनको हम रिफ्लेक्टेड रे को आप फिर जाके यहाँ पे मिलाए हैं, तो जहाँ पे दो लाइट, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट कर रही हैं, तो ये वर्चुअली कट कर रही हैं, आभासी कट कर रही हैं ना, एक्चुअली में तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं इधर, ये तो आभासी कट कर रही हैं, तो आभासी जब कट करेंगी तो वहाँ पे किसका निर्माण होगा, वर्चुअल इमेज का। तो ये कैसा इमेज है, आभासी, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरी पॉइंट क्या है कि मिरर से जितनी दूर पे वस्तु रखी रहती है ना, ठीक उतनी ही दूर पे वो मिरर के पीछे आप देखते हैं इमेज बनता है ना, ठीक उतनी ही दूर पे बनता है इमेज। यानी कि अगर ये दूरी आपकी d है तो ये भी ये कितनी होगी, d होगी, ठीक है। अब इसे ध्यान, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा। सीधा कैसा है, देखिए अभी हम बताऊंगा साइन और कन्वेंशन, जब आपको बताऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। जब इमेज क्या होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष जो लाइन गई है, ये मुख्य अक्ष के जब ऊपर बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और इधर बन रही है वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्चुअली में तो लाइन कट नहीं कर रही, वो इमेजिनरी लाइट कट कर रही है ना, ठीक है। तो वहाँ पे कैसा है, आभासी व सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना बड़ा ये है ठीक उतना ही बड़ा ये आपका इमेज बनता है, ठीक है। ये प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी की वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, इंटरकन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि इंटरकन्वर्जन का मतलब क्या कि आप ऐसे आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखेंगे ना, प्लेन मिरर में, तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा, ऐसा होता है। आपने गौर भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, है कि नहीं। अब देखिए एक नोट पॉइंट ये आप याद रखिएगा कि अगर आपको कभी भी शीशा लेना है प्लेन मिरर, तो अगर आपको अपनी पूरी बॉडी देखनी है ना, तो मिनिमम जो शीशे की जो लेंथ होनी चाहिए, शीशे की जो लंबाई होनी चाहिए, वो मिनिमम ना आपकी हाइट का आधा होना चाहिए मिनिमम, तब आप उसमें अपनी पूरी बॉडी को देख लोगे, चाहे कहीं भी पोजीशन हो आपकी, समझे। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये प्लेन मिरर के बारे में कुछ आप जानकारी, इस सब पॉइंट, जितने भी पॉइंट है ये सब याद रखिएगा आप हमेशा, हमने आपको बता भी दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने गोली दर्पण की। गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण, तो गोली दर्पण में आपने देखा होगा कि अरे उनकी आंख में उत्तल लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है, ये सब क्या है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार के हैं। तो गोली दर्पण की डिफिनेशन क्या होते हैं, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, वे दर्पण जो कांच के, एक कांच है ना, कांच का एक गोला लो और खोखला गोला लो और उसे बीच से काट दो, तो क्या होगा, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। इसमें कटे हुए एक भाग पर, माने कोई भी भाग हो, माने हमने क्या कर दिया, एक बॉल लिया या कोई भी शीशे कांच लिया और उसको बीच से कट कर दिया, ठीक है। बीच से कट कर दिया तो ये दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, या तो उसके बाहरी भाग पे पॉलिश लगा दो या उसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश लगा दो। अगर उसके बाहरी भाग पे आप पॉलिश लगा देते हो और ये रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरफ कार्य करेगा तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और जिसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश लगा दे और उसका उभरा हुआ भाग रिफ्लेक्टिव सरफेस माने कि परावर्तन की तरह, परावर्तन पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। बस यही तो सिंपल सी है, समझे।
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमने पेंट किया है ये किसका होता है, ये जो पेंट होता है ये आपकी मर्क्यूरी होगी, चांदी की कलई की जाती है और फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की परत डाली जाती है, समझे, ताकि लाइट आर पार न जा पाए, समझे भाई। आप शीशे को आप देखेंगे तो शीशे के पीछे देखेंगे ना तो कलई की रहती है। आप जब भी शीशा लीजिएगा उसके पीछे देखिएगा तो जहाँ जिसमें आप फेस देखते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे क्या होगी, कलई की रहेगी। यही नहीं कि ट्रांसपेरेंट वाले में नहीं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वो वाली, समझे। तो कौन अवतल दर्पण क्या होगा बताओ। ये स्पेरिकल मिरर जो है आपका गोली दर्पण दो प्रकार के, एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल। अवतल दर्पण क्या होगा तो डिफिनेशन बताता है, वे दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे पालिश लगी हो तथा उसका दबा हुआ भाग जो है परावर्तन पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होगा, वे दर्पण जो क्या होगा बाहर की ओर उभरे हों तथा उसके अंदर वाले पृष्ठ पे क्या होगा पालिश लगा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। बस सिंपल सी ये बात है। ये सब चीज़ें हमने क्या कर दिया यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिखवा दिया है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब हम आते हैं गोली दर्पण में प्रयुक्त होने वाले शब्द, माने गोली दर्पण जो बन गया है उसमें कुछ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है। क्योंकि इन शब्द को पता रहेगा ना तो क्वेश्चन जो बनेगा न्यूमेरिकल आपका बनता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपको जब पता रहेगा कि इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव किसे बोलते हैं, मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं, वक्रता केंद्र किसे बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए ना कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं, तभी तो आप सवाल लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारा हमने एक दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण है आपको बता दें, जिसके बाहरी पृष्ठ पर अंदर की ओर रिफ्लेक्टिव, कौन सा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये जो पॉइंट है जो इस पूरे गोले का जो इस पूरे दर्पण का जो बीच वाला पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है, ठीक है, ध्रुव होता है। और ये जो पूरा एक गोला है किसी इस खोखले गोले का है ना, किसी कांच के खोखले गोले का जो सेंटर है इसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इस पूरे गोले का, ये पूरा किसी एक बड़े से गोले का काटा रहा होगा तो इसका जो बीच का जो होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। आप तो जानते ही हैं, आपने सर्किल पढ़ा है, सर्किल का जो भी आधा होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है, और पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा वक्रता त्रिज्या होगी, समझे। ये सब चीज़ें हमने क्या कर दी यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और मुख्य अक्ष क्या हो गया, इस ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। देखिए सब हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ के, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने फोकस क्या होता है। फोकस जब लाइट, देखिए लाइट गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बिंदु का फोकस कहते हैं। देखो ये लाइट आई, टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर मिल रही है ना, किसी बिंदु पर मिल रही है ना, देखो नहीं मिल रही है, ये मिल रही हैं तो इसी बिंदु को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। जिस पॉइंट पे लाइट आके एकत्रित होती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस। इस फोकस पॉइंट पे जो पड़ जाएगा ना वो पिघल जाएगा। आपने हॉकी टॉकी बिल्डिंग का नाम सुना है। हॉकी टॉकी बिल्डिंग का जो सरफेस है वो इस तरीके का बनाया गया है, बड़ी सी। उसके सामने जो गाड़ी खड़ी होती हैं, जो सूर्य की किरणें आती हैं, जो उसके सामने जो उसका फोकस पॉइंट है उस पर अगर कोई गाड़ी खड़ी होगी ना तो वो पिघल जाती है, क्योंकि जितनी भी लाइट आती हैं वो सब रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो जाती हैं, एक जगह एकत्रित होती हैं, और जिससे क्या होती है, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, गाड़ी की शीशे उसे या कोई भी चीज़ें क्या हो जाती है, पिघल जाती हैं। आपने हॉकी टॉकी बिल्डिंग सुना होगा, आप देखिएगा एक बार हॉकी टॉकी बिल्डिंग को, ठीक है। ये हमारा फोकस पॉइंट है। अब ये बताइए फोकस क्या होता है। फोकस जो होता है ना,
जो आपका वक्रता त्रिज्या माने इस गोले का जो रेडियस है, माने इस गोले का रेडियस अगर r है, ठीक है, तो जो फोकस होता है ना, फोकस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इस रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, ये हमारा फोकस है, इसे बोलते हैं फोकस, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। और जिस पॉइंट पे एकत्रित होता है उसे फोकस बोलते हैं, और इसी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बस इतना तक। ठीक है, मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 2-4 लेक्चर में ये आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट, आपको एकदम न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने अच्छे तरीके से मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, आप खुद से कर दोगे सब। समझे भाई? चलिए बाय।